वक्त है आपके फेवरेट शो मारू राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार, और खबरों के बारे में भी बताएंगे जो बनी है आज की सुर्खियां। शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिस पर लगातार पिछले 1 हफ्ते से चर्चा बनी हुई है। दरअसल प्रिंसिपल के ट्रांसफर लिस्ट से खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले पा रहा। एक ओर जहां पीसीसी चीफ तबादले को सियासी प्रतिशोध बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर डोटासरा को गहलोत राज के घोटालों की याद दिला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रांसफर से शुरू हुआ वार पलटवार, एक दूसरे पर हमला कर रहे धुआंधार सियासी बयानबाजी के नित नए संस्करण। बयानों से ही लिखा जाएगा सियासी व्याकरण। मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो। कोई पहला जन्म में मोबाइल को छेड़ो, मोबाइल से छेड़ो। सूबे की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी ने माहौल गर्मा दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को सीकर में आयोजित एक सम्मेलन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तीखे हमले किए। क्या बोलता है, क्या निकलता है। शिक्षा मंत्री शिक्षा को एक वर्ड नहीं। मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो। कोई पहला जन्म में मोबाइल को छेड़ो, मोबाइल से छेड़ो। तो मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पीसीसी चीफ के बयान पर तकड़ा पलटवार किया। अपने 2 टूक बयानों के लिए जाने जाने वाले दिलावर ने कहा कि डोटासरा उनके अच्छे लेकिन बेईमान मित्र हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनमें बहुत बोलते वो मेरे में मैं जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के उस समय के अशोक गहलोत उनके सामने भी डोटासरा जी के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने सम्मानित शिक्षकों से पूछा था कि ट्रांसफरों में रुपये रुपये चलते हैं, तो हमने कहा हाँ, यानी उसका अर्थ ये था कि डोटासरा जी ट्रांसफर को पैसे भेज रहे हैं। ये गुण मेरे में नहीं, उन्होंने सही कहा। वैसे मेरे मित्र हैं, वो बहुत अच्छे मित्र हैं, बेईमान मित्र हैं। हाल ही में लक्ष्मणगढ़ से एक साथ बड़ी संख्या में प्रिंसिपल्स के तबादलों को लेकर मदन दिलावर ने कहा कि अच्छे लोगों की सब जगह जरूरत होती है। अच्छे लोगों की सब जगह जरूरत होती है सर। राष्ट्रीय स्तर पे संतों का यही काम होता है, अच्छे लोगों का, कि घूम घूम कर उनका अच्छाई का सब जगह वितरण करते रहे, ताकि उनसे अच्छाई लेकर के सब उस रास्ते पर चलने का प्रयास। 22 सितंबर को शिक्षा विभाग ने 4527 प्रधानाध्यापकों का ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए। इसके बाद से ही सूबे की सियासत गरमाई हुई है। पीसीसी चीफ और पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर जुबानी हमला शुरू किया। इसके बाद डोटासरा और दिलावर में शुरू हुई सियासी बयानबाजी में रोज नए संस्करण देखने को मिल रहे हैं। देखना है सियासी बयानबाजी कहां तक जाकर खत्म होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। और अब आपको टोक लिए चलते हैं जहां पर सुबह से ही हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल नाबालिग लड़की से धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने के मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब आक्रोशित लोग पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। एवीवीपी ने घंटागढ़ चौराहे से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली है और घटना पर आक्रोश जताते हुए नारेबाजी की है। एवीवीपी के छात्र छात्राओं ने सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस तरह मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज ने शहर से घंटागढ़ चौराहे तक कलेक्ट्रेट तक पैदल जुलूस निकाला है और अपना विरोध जताया है। लोगों ने अपराधियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की है। उन्होंने पॉस्को एक्ट में केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि समय पर कार्रवाई होती तो वारदात को रोका जा सकता था। जैसलमेर के मोहनगढ़ से पकड़े गए आरोपी हनीफ खान के खिलाफ सीआईडी इंटेलिजेंस की जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 4 दिन की पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान ये तथ्य भी उजागर हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हनीफ केवल सामान्य तस्वीरें नहीं भेज रहा था, वो सेना की मूवमेंट, रसद मार्ग,
स्टॉपेज, उच्च अधिकारियों के आवास, रहने के ठिकाने और अन्य सामरिक महत्व के लोकेशन नियमित रूप से विदेशी नंबरों पर भेज रहा था। अदालत में पेशगी के बाद अनुसंधान अधिकारी विनोद भीड़ा ने बताया कि रिमांड के दौरान मिली जानकारी के आधार पर ही आगे की जांच की जाएगी और तार जोड़कर बड़ी तस्वीर सामने आएगी। इस कारण अदालत ने भी पूछताछ पूरी होने के बावजूद आरोपी को वापस न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज दिया है। सुनवाई में तो बेसिकली आज जो आफ्टर 4 डेज का कस्टडी था, उसके बाद हमने अवकाशकालीन न्यायालय इसको 30 सितंबर को आज दिनांक को पेश किया था आफ्टर 4 डेज। उसमें जैसे ही हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी की नीड नहीं थी, दैट्स व्हाई गो फॉर जुडिशियल कस्टडी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी के आज आदेश किए कि ऑपरेशन सिंदूर जब चला था अपने लगभग 11 दिन का, तो अभी CDR से जब हनीफा की CDR की हमने रिकॉर्ड निकाले तो बड़ा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि अभी से ज़्यादा एक्टिव वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हनीफ खां थे। और हनीफ खां ने इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन सी थी, बट वीडियो कॉल से, फोटोग्राफ से और अपने स्टिल और वीडियो दोनों ही आगे सर्कुलेट किए हैं 3 नंबरों पे। 4 दिन की पूछताछ के दौरान हनीफ खान से जो पूछताछ की गई उसमें कई एजेंसियों ने संयुक्त रूप से तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से जांचा और खंगाला। CDR में जो खुलासे हुए हैं उससे पता चला है कि हनीफ खान लगातार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से वीडियो कॉल कर रहा था। यहाँ से फ़ोटो और वीडियोस पाकिस्तान में ISI की जो उनके हैंडलर हैं उन्हें भेज रहा था। वो कई सामरिक महत्व की जानकारी भी लगातार साझा कर रहे थे, जिसमें ये बताया जा रहा था कि सेना के रूट्स कौन से हैं, कहाँ पर आर्मी अफसर गुजरते हैं, कहाँ ठहरते हैं, राशन का स्टोरेज कहाँ पर है, राशन की आपूर्ति कहाँ कहाँ से की जाती है। इन तमाम चीज़ों की जानकारी लेकर के कहीं ना कहीं युद्ध के मैदान में बढ़त लेने की कोशिश की जा रही होगी। फ़िलहाल हनीफ खान को जितनी भी पूछताछ करनी थी अभी के लिए वो कर ली गई है। मौजूदा इनपुट के बाद में तमाम चीज़ों को तार से तार जोड़ करके आगे तक देखा जाएगा कि कहाँ किस चीज़ का किससे क्या लिंक निकल रहा है। फ़िलहाल के लिए अदालत ने हनीफ खान को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आने वाले वक्त में अगर फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो पूछताछ के लिए उसे फिर से रिमांड पर लिया जाएगा और इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाएगा ये जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हनीफ खान के द्वारा पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और इसके तार कहाँ कहाँ किस किस से जुड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अगर आपके घर भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए मस्ट वॉच है, यानी कि ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दरअसल खांसी की दवाई से बच्चों के बीमार होने का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार ने जांच होने तक दवाई पर रोक लगा दी है, लेकिन भरतपुर के बाद जयपुर और सीकर से भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि सीकर में खांसी की दवाई पीने के बाद बच्चे की तबीयत खराब हुई और फिर उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं बांसवाड़ा में पिछले 14 दिन में 8 बच्चे ओवरडोज जैसे लक्षणों के साथ महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। सवालों के घेरे में खांसी की दवाई ने हर माँ बाप की चिंता बढ़ाई। सरकार ने जांच होने तक सिरप पर रोक लगाई। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप अब जानलेवा बन गई है। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भरतपुर के बाद जयपुर और सीकर से भी डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। बात सबसे पहले जयपुर की, जहां 2 साल की बच्ची यशस्वी कई घंटे ICU में रहने के बाद होश में आई। मां का दावा है कि उसने सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की सलाह पर बच्ची को डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप पिलाई थी। खांसी हो रही थी और जुकाम हो रही थी और बुखार, तो मैंने बुखार और जुकाम और खांसी की दवाई देके इसको सुला दिया। सुलाने के बाद में 3 या 4 बजे के बीच में इसको उठाती हूँ। उठाने के बाद में इसको दूध पिलाने लेके गई, तब ये बेहोशी की हालत में पड़ी थी। जगी नहीं, इसको ऐसे जगाने की कोशिश भी की फिर ये जगी। ये दवाई इसकी मम्मी ने 12-1 बजे के आसपास पिलाई थी। उसके बाद में सुला दिया तो ये सो गई आराम से। तो फिर बाद में 3-4 बजे इसको दूध पिलाने के लिए जैसे जाके उठाने की कोशिश की तो ये उठी नहीं।
तो घर पे जो पापा हैं मेरे, उनको जाके बोली कि चाचा जी ये उठ नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर देखे तो सब परिवार वाले इकट्ठे हो गए, भाई क्या हुआ, गुड़िया गया। फिर वहाँ भाई कि ये तो बेहोश हैं, तो वहाँ से जो अपने नियर बाई जो नज़दीक छोटा मोटा क्लिनिक है गाँव के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ लेके गए। तो वो बोले कि इसको कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। तो फिर वहाँ से हम यहाँ जयपुर वहाँ लेके आए। नहीं, मौत से जंग लड़ने के बाद यशस्वी अब सुरक्षित है। हालांकि डॉक्टर भी मान रहे हैं कि जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसकी तबीयत बेहद गंभीर थी। हमने देखा तो बच्ची बेहोश थी, सांस उसकी गति कम चल रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम था। जब आंखों की पुतलियों को हमने देखा तो सिकुड़ी हुई थी, तो हमें लगा कुछ ना कुछ बच्चे ने खाया है ऐसा जिसके आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई हैं। जब हमने पूछा घर वालों से तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कफ की दवा दी थी, सिरप दी थी, और उसके बाद से ही बच्ची बेहोश है। तभी हमें लगा कि हो सकता है उस कफ सिरप की वजह से हो, तो फिर हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया, आईसीयू में रखा। फिलहाल बच्ची एकदम स्वस्थ अवस्था में है और आईसीयू से भी बाहर शिफ्ट। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा दवाई की ज्यादा मात्रा में देने से भी संभव है। देखिए, जो कफ सिरप है जिसकी हम बात कर रहे हैं डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, वो क्या होता है, ब्रेन में जो खांसी का सेंटर होता है उसकी एक्टिविटी को कम करता है, जिससे बच्चे को खांसी कम होती है। अगर उसकी डोज अगर हम ज़्यादा दे दें या छोटे बच्चों को ज़्यादा दे दिया जाए तो उससे वो ब्रेन की एक्टिविटी एकदम कम हो जाती है और बच्चे की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसी वजह से सांस रुक जाता है। बताया ऐसे जा रहा है कि इसको भी हाल फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो बैन कर दिया है। हाँ, गवर्नमेंट जांच कर रही है कि क्या कारण से ऐसा हुआ है, क्योंकि 2-3 जगह ऐसा हो गया कि सेम कफ सिरप से बच्चों को दिक्कत हुई है। तो गवर्नमेंट जांच कर रही है कि दवा में कोई खराबी तो नहीं है, वो गवर्नमेंट का विषय है, गवर्नमेंट उसकी जांच कर रही है। उधर सीकर के दादिया इलाके के खोरी ब्राह्मण गांव में 5 साल के नित्यांश नाम के बच्चे की मौत की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि रात में बच्चे को डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दिया गया, जिसके बाद उसे हिचकियां आने लगी। उसके बाद बच्चा बेहोश हो गया, उसे निजी क्लिनिक ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर बच्चे को एसके अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां ने चिराना सीएचसी में डॉक्टर के चेकअप के बाद लिखी गई दवा दी थी। चिराना सीएचसी से दिखा के लाए थे और ये दवाई है गवर्नमेंट की, डॉक्टर की दी हुई दवाई है, और इसको आज ज़्यादा भी नहीं पिलाई, 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन पिलाई है। और फिर ये 3 बजे उठा, 3 बजे उठने पे उसको पानी पिला दिया 2 घूंट, और पानी पिलाया, फिर वो सो गया। फिर वो 5 बजे उठा नहीं, बेहोशी हालत में रहा। तो हमारे डॉक्टर के पास गए, गांव के डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर खुद साथ में जाके हमारे एसके हॉस्पिटल में गए सीकर में, तो वहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उसको। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप जयपुर की कायसन फार्मा कंपनी बनाती है, जिसका पुराना रिकॉर्ड भी विवादों में रहा। लेकिन जिस तरह भरतपुर के बयाना और सीकर के अलावा जयपुर में बच्चों के गंभीर होने के मामले सामने आए हैं, उससे तो ये साफ है कि दवाई में कुछ तो दिक्कत है, वरना राहत देने वाली सिरप जिंदगी के लिए आफत न बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बांसवाड़ा में बच्चों के बीमार पड़ने के बाद खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन सिरप एचबीआर पर रोक लगा दी गई है। पिछले 14 दिन में 8 बच्चे ओवरडोज जैसे लक्षणों के साथ महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती हुए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एक बच्चे की हालत नाजुक है। बच्चे का डॉक्टर को निगरानी में आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रदेश भर में भरतपुर, सीकर में भी गंभीर मामले सामने आने के बाद सरकार ने तत्काल इस दवा की सप्लाई और उपयोग पर रोक लगा दी है। बांसवाड़ा में 50,000 बॉटल्स की खेप आई थी, जिनमें से 13,000 पहले ही अस्पतालों में पहुंच चुकी हैं। बाकी 37,000 बॉटल्स वेयर हाउस में सुरक्षित रखी गई हैं। दवा की सप्लाई कैसन फार्मा कंपनी से हुई थी। RMSCL ने इसकी सभी 21 बैच की खेप पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक दवा के ओवरडोज से चक्कर, बेहोशी, सुस्ती, सांस की गति धीमी होना, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं। एक न्यूज़ चल रही है जिसमें खांसी के सिरप पीने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई है। तो इस तरह का कोई भी मामला जिले में नहीं पाया गया है। फिर भी एहतियातन तौर पर इस कफ सिरप की जो भी मरीजों को सप्लाई है
उनको रोकने के लिए सभी खंड मुख्य चिकित्साधिकारी, पीएमओ एवं चिकित्साधिकारी प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि आगामी निर्देशों तक जो हमारे उच्चाधिकारियों से प्राप्त होंगे तब तक इस कफ सिरप की सप्लाई नहीं करनी है। ये जो बच्चे अधिकांशतः आए हैं वो पेरीफेरी से आए हैं, चाहे पीएचसी चाहे सीएचसी से, और इनमें दवाई के ओवरडोज से हुआ या दवाई के बैच के कारण हुआ, इसके मामले में सरकार की द्वारा जांच जारी है। और जो बच्चे इससे पीड़ित आए और लक्षण लेके आए उनका यहाँ एमजी में इलाज जारी है, और कुछ बच्चे इसमें से छुट्टी लेके स्वस्थ होकर घर भी चले जा चुके हैं। जैसलमेर में पारंपरिक जल स्रोतों और गोचर तालाबों के संरक्षण को लेकर ओरण प्रेमियों ने एक अनोखी पहल की है। प्रशासन के कथित ढुलमुल रवैये से नाराज इस समूह ने अपनी मांग मनवाने के लिए नंगे पांव पैदल यात्रा की और सुनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर जाकर भगवान श्री लक्ष्मीनाथ को ज्ञापन सौंपा। ओरण प्रेमियों ने लाल पेन से लिखे ज्ञापन को भगवान के दर पर रखकर प्रमुख रूप से तालाबों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की मांग की। साथ ही जल स्रोतों के अतिक्रमण या अनियमित उपयोग को रोके जाने की भी मांग की है। ओरण प्रेमियों का कहना है कि कदम प्रशासन को जागरूक करने का एक सांस्कृतिक प्रयास है। टीम ओरण के द्वारा जो है यहाँ पे श्री लक्ष्मीनाथ जी, जो कि जैसलमेर के नगर आराध्य हैं, उनको यहाँ पे एक ज्ञापन की अर्जी दी गई है और उनसे गुहार लगाई गई है कि जितने भी जो हमारे ओरण गोचर हैं, नदी नाले तालाब हैं, उनके आगोर हैं, वो सब रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हों और हमारे शासन प्रशासन को जो है सद्बुद्धि प्रदान करें कि इनके जो है सभी जल्द से जल्द रिकॉर्ड में दर्ज करवाएं और उनका आवंटन जो है वो ना हो। तो सृष्टि के रचयिता हमारे बाबा लक्ष्मीनाथ जी के आज चरण स्पर्श करके हमने उनको भेंट किया है पत्र कि आप ही रखवाली कर पाओगे और सुबुद्धि दे जो इसके ऊपर संज्ञान लेकर के हमारी ओरणे हैं वो आप ही करवा सकते हो। और आगे सभी को हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहा है और अब भी आशीर्वाद से इन सबको सुबुद्धि दो। और अगली खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से आई है। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कार्यक्रम के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर को राजनीतिक एजेंडा नहीं बनने दिया जाएगा। कार्यक्रम पर छिड़ा विवाद। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। विजयदशमी के मौके पर राजस्थान विश्वविद्यालय में होने जा रहे आरएसएस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनएसयूआई ने कार्यक्रम के विरोध में जमकर नारेबाजी की। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति जो है, एक शिक्षण संस्थान जो कि हमारा राजस्थान का विश्वविद्यालय है, जो कि हमारे लिए मंदिर के स्वरूप है, उसके अंदर आरएसएस का कार्यक्रम करा रही है। जिस दौर के अंदर छात्र छात्राओं के हाथ में कलम और किताब होना चाहिए, ये आज यहाँ पे जो है शस्त्रों की पूजा करा रही है। उनका पक्षपात करके कैसे ये अल्पना कटेजा जो हमारी वाइस चांसलर जी हैं, ये उनको कैसे प्रोटेक्शन देके कैसे उनको सुरक्षित करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। और ये जो हो रहा है, जो आरएसएस यहाँ पे जो प्रोग्राम करा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर आरएसएस के कार्यक्रम पर आपत्ति जताई। डोटासरा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों जैसे ज्ञान और शिक्षा के मंदिरों को बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत और राजनीति का अखाड़ा बनाने पर तुले हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजस्थान विश्वविद्यालय में दूसरे छात्र संगठनों और विचारधाराओं के कार्यक्रम पर बैन है,
तो फिर आरएसएस के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी गई है? क्या यह शिक्षा के मंदिर का राजनीतिकरण नहीं है? कुलपति अपनी मनमर्जी कर रही है, कुलपति अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ यहाँ आरएसएस का प्रोग्राम करवा रही है। किसकी परमिशन से ये प्रोग्राम हो रहा है? बड़ी विडंबना के साथ कह रहे हैं कि आज शिक्षा के मंदिर में जिस प्रकार का प्रोग्राम कुलपति अपनी मर्जी से अपनी सह से करवा रही है और बड़े बड़े हथियार लेके आप मेन गेट से पुलिस का लाजमा लगा रखा है, उन हथियारों की कोई चेकिंग नहीं करवा रहे। आप एक तरफ तो उन हथियारों को बढ़ावा दे रहे हो, एक तरफ हमें रोकने के लिए पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। एक तरफ आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 1978 का साल भी याद करवा रही है। अब विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। जयपुर के बगरू इलाके में झाई गांव में भी ग्रामीणों ने गोचर भूमि को बचाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाकर अपना विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि आस्था के नाम पर गांव की चारागाह भूमि को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीताम्बरा माई सेवा संस्थान नामक एक ट्रस्ट जयपुर विकास प्राधिकरण से करीब 2.5 बीघा गोचर भूमि आवंटित करवा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि वर्षों से पशुओं के चरने के लिए आरक्षित है और इसे किसी निजी संस्था को देना पशुपालकों के हितों के खिलाफ है। जो हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है उसके खिलाफ ये लोगों का रोष व्याप्त है। ये विरोध प्रदर्शन उसी के खिलाफ है। जो हमारी गोचर भूमि थी ग्राम पंचायत की, ज्यादातर गोचर भूमि सरकार एक्वायर कर चुकी है 2006 में सेज के नाम से। अब जो बची खुची है उस जमीन को भी धोखाधड़ी करके कुछ चंद लुटेरों को ये आवंटित करना चाहते हैं। ये हमें कल ही हमारे संज्ञान में आया है। ये खेल लगभग साल भर से चल रहा है, लेकिन हमें आज तक नहीं बताया गया। जो आपत्ति निकलती है, आपत्ति मांगी जाती है ग्राम पंचायत से। मैं खुद सरपंच हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर खेल हो रहा, मुझे पता ही नहीं है इस चीज का। लोग इन चीजों को छुपा के पैसे का लेन देन करके जो हमारी करोड़ों की जमीन है, 8 बीघा जमीन, उसको धोखे से ये आवंटन कराना चाहते हैं ट्रस्ट के नाम से। और अब बात करते हैं कि वंदे भारत ट्रेन की, जिस पर सियासी सापा फैला हुआ है। दरअसल हाल ही में चूरू रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ। चूरू के लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है, लेकिन अब इस ट्रेन को लेकर श्रेय की राजनीति तेज हो गई है। सांसद राहुल कस्वा और चूरू के विधायक हरलाल सारन के बीच तकरार बढ़ गई है। दोनों एक दूसरे को सार्वजनिक मंच से कटाक्ष कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को लेकर तकरार, एक दूसरे पर हमला करते एमपी एमएलए, श्रेय लेने की होड़ में लगे दोनों नेता। चूरू के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली, जिससे जिले के लोग काफी खुश हैं। लेकिन विधायक और सांसद इस बात में उलझे हैं कि वंदे भारत ट्रेन की सौगात किसके प्रयासों से मिली। दोनों नेताओं का मानना है कि वंदे भारत ट्रेन उनके प्रयासों का फल है। सांसद राहुल कस्वा ने विधायक हरलाल सारन के दावे को खारिज करते हुए यहां तक कह दिया कि विधायक महोदय ट्रेन लाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये तक पता नहीं होगा कि वंदे भारत ट्रेन का इंजन लगता कहां है। नहीं होता इस देश के अंदर कोई सोचे कि मैं उठूं सुबह मंत्री जी से मिलूं और वंदे भारत लेके साथ ही आ जाऊं। विधायक महोदय ने क्या कहा मुझे नहीं पता, शायद उनको पता होगा भी नहीं कि कितना टफ चीज है ये, इतना आसान नहीं है। कह देना आसान है कि मैं लिया है वो लिया हो, कौन लिया है पचका मैं पढ़ना चाहूँ ना, मैं विधायक जी को ज्ञान देना चाहूँ, क्योंकि हम इंजन भी कौन विधायक जी पता को नहीं हो कि इंजन लगा कर आगे है कि गलना के बीच में है। बोल तो गया कि ठीक है कि मैं लिया है, बढ़िया बात है, और भी ढंग को चीज करो, मैं कहा मान्य भी कर लेने दो। दरअसल इससे पहले 25 सितंबर को ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर चूरू विधायक हरलाल सारन ने दावा किया था कि ये ट्रेन उनके प्रयासों, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मेहनत का परिणाम है। बीकानेर से वंदे भारत ट्रेन आ रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा और हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को, माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हम बीकानेर दिल्ली कई बार गए और आज ये सौगात चूरू को मिलने वाली है। दिल्ली से लेके बीकानेर 3 स्टेशन चूरू में रुक रही हैं। कुछ लोग एक तरफ कहते हैं बीजेपी विकास नहीं कर रही,
कुछ लोग वाही लुट रहे हैं व्हाट्सएप पर, ये चलने वाला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो उसका मिशन आगे चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ट्रेन पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिले की जनता खुश है कि उन्हें 28 सितंबर से नियमित रूप से वंदे भारत ट्रेन के संचालन की सुविधा मिल रही है। चूरू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोफन सिरप पर दिया कुमारी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जांच रिपोर्ट के बाद सख्त एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। दिया कुमारी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल इसी कफ सिरप की वजह से प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है और अब ये पहला बयान उप मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। दिया कुमारी की तरफ से बयान आया डेक्स्ट्रोमेथोफन सिरप पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। जांच रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई होगी। सुनिए। सब चीज़ों की जो है इसमें सब इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल